Good morning, students. Today we are going to discuss the heating effect of electric current. Heating effect of electric current कहने का मतलब है कि जब किसी वायर के थ्रू या किसी रेजिस्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हीट प्रोड्यूस होता है, क्यों हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इससे जो न्यूमेरिकल बनने वाले हैं क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले समझते हैं कि हीट किस कारण से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मान लो कोई हमारे पास रजिस्टर्स है, ठीक है, ये हमारा रजिस्टर है और ये हमारा कोई वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा जो मटेरियल है, ये इसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स मौजूद रहेंगे, ठीक है। ये जो हमारा रजिस्टर है उसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करता है तब एटम्स जो होते हैं उसके अंदर, तो उस एटम से वो क्या करना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, टकराना शुरू हो जाता है। तो जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है, वो आपस में टकराता है। तो टकराने के कारण ही हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टिव होगा उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है या फिर आयरन होता है या फिर वाटर हीटर होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो कुछ अलग ही मटेरियल का बनाया जाता है, जो कि हम और भी आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर एटम्स टकराना शुरू होता है, जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो, जिसके कारण हीट प्रोडक्शन शुरू होता है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होता है वो बराबर हो जाता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो वर्क के बराबर होता है, ठीक है। जितना वर्क होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो इसके बाद और देखते हैं डेफिनेशन वगैरह क्या कहता है, ठीक है। तो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर और ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, जब किसी मटेरियल से, ठीक है, किसी रजिस्टर से या फिर कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो वही हीट प्रोड्यूस होना कहलाता है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, क्या इसमें गुण होते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट कहता है इट शुड बी हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी, मतलब ये ज़्यादा कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कंडक्टर भी नहीं होना चाहिए और ना ही इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगा, और अगर हाई रेजिस्टिव हुआ, बहुत ही हाई रेजिस्टिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा, जो कि नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टिविटी होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो मॉडरेट होना चाहिए, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन पास होना चाहिए और कुछ रुकना भी चाहिए, टकराना भी चाहिए, ठीक है, तभी हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हम मटेरियल को बनाते हैं, जिसे हम एलॉय कहते हैं। एलॉय में 2 या 3 तरह का मटेरियल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और उससे जो बनता है उसे ही हम बोलते हैं एलॉय, जिसमें कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता ही है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए, मतलब इसको बहुत जब गर्म भी हो जाए तो ये पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारा जो मकसद है हीट प्रोड्यूस कराना, वो हमारा मकसद फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, जैसे मान लो कि मेरे पास वाटर हीटर है, ठीक है, वाटर हीटर में जो वायर होता है वो हीट होता है। अगर वो वाटर हीटर का जो वायर है वो गर्म होकर के मेल्ट कर गया, पिघल गया,
तो वो टूट जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाएगा, तो हमारे कोई काम का वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं रहेगा, वो वाटर हीटर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वो क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। फिर कहता है इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब है रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे हम पढ़े भी हैं क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में C+O2, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब हीट देते हैं तो ये बन जाता है क्या में, CO2 में, ये रिएक्शन कर जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मटेरियल ऑक्सीडाइज होते हैं, जंग लगना भी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब अगर होता है तो वो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, जो वायर है वो टूट जाएगा, जो कि हमारे लिए फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड नॉट बी टू हाई। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना मिनिमम रहेगा वो उतना ही बेटर है। जैसे थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लो ये इतना 1 मीटर लेंथ का वायर है, ठीक है, और जब इसको हीट दिए तो ये हो गया 1.3 मीटर, क्योंकि जब हीट देते हैं तो एक्सपैंड करता है। तो ये एक्सपेंशन भी जो होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मटेरियल में हम उसको रखना चाहेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। जैसे सिंपली हम समझ सकते हैं जो वाटर हीटर होता है, ठीक है, तो वाटर हीटर का जो कॉइलिंग रहता है वो एक मेटल के अंदर रहता है, ठीक है। तो अगर वो कॉइलिंग एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा तो वो ऊपर का जो हमारा फ्रेम है वो टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। तो कहता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए थर्मल हीटिंग के लिए, ठीक है, जो हमारा हीट एनर्जी है वो हमें मिले, इसके लिए ये सब प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। फिर अब आता है हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से या रजिस्टर से चलता है तब हीट प्रोड्यूस होता है। तो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस बनाए हैं बैटरी की मदद से। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जो हम एनर्जी देंगे वो बैटरी के द्वारा जो वर्क होगा वही कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, हीट के रूप में। तो वही कह रहा है फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कितना चार्ज को हम मूव कराएं और मूव कराने पर जो जितना वर्क निकला उसे ही बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट, मतलब कितना एनर्जी मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क जो है वो बराबर है किसके, हीट एनर्जी के। जितना वर्क होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पीछे पढ़े थे वर्क इज इक्वल टू या फिर V इक्वल टू W/Q पढ़े थे, ठीक है। V इक्वल टू W/Q या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या, W रह गया V इंटू Q, ठीक है, या फिर W इक्वल टू Q इंटू V, हमारा एक फार्मूला बनेगा। इसके अलावा हम पढ़े थे W इक्वल टू VIT, ये भी मेरे पास फार्मूला था, ठीक है। तो चाहे इस पे वर्क कर लें या फिर इससे, क्योंकि इससे ही ये तो आता है, क्योंकि Q इक्वल टू IT हो जाएगा तो ये फार्मूला बन करके हो जाएगा VIT, ठीक है। अच्छा VIT, इसके बाद आता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो वर्क का एक और फार्मूला पढ़े थे W इक्वल टू I² RT, ठीक है, मतलब IR हो जाएगा, तो I से I मल्टीप्लाई होगा था I² और फिर R इंटू T, मतलब वर्क इक्वल टू I² RT, ठीक है। तो वर्क कहेगा तो हमको इस फार्मूले का यूज करना है जब हीटिंग का बात कहेगा। क्यों हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ये इस फार्मूले का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें करंट रहेगा, कोई अप्लायंसेज रहेगा तो रेजिस्टेंस देगा, और जितना टाइम तक चलेगा वो टाइम को बताएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होगा, आई होगा, ये तीनों मिल करके हमारा फार्मूला बना देगा क्या, W इक्वल टू I² RT। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा, जितना वर्क होगा वो कन्वर्ट होता चला जाएगा हीट में, ठीक है। तो वही हो जाएगा W इक्वल टू H, ठीक है। यहाँ पर हम एक शॉर्ट में कर दिए हैं क्या, देख लीजिए, इसको सिर्फ नोट में याद करने के लिए बता दिए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू हीट, ठीक है, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। पावर अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी
वर्क डन और हीट तीनों रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया हीट के लिए H=I²RT, और इसका भी फंक्शन वैसे ही है जैसे हम वर्क के लिए करते थे, ठीक है। वैसे ही सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स ए करंट ऑफ ए 5 एम्पियर। कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, हीटर है, जो कि हम 220 वोल्ट पर वर्क करा रहे हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो 220 वोल्ट, एंड टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, और करंट उससे होकर के जा रहा है 5 एम्पियर। व्हाट इज इट्स पावर? तो पावर क्या होता है? एकदम सिंपली VI, P=VI, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर 1 आवर इफ 1 kWh का मतलब बताए थे 1 यूनिट। तो हम पहले ही बोल चुके हैं जो वर्क है वही हमारा हीट है, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस वही हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर? क्या कॉस्ट पड़ेगा हीटर का? 1 घंटा हम यूज करते हैं और 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 50 पैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एनर्जी निकालना पड़ेगा कि कितना एनर्जी हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी निकालना पड़ेगा यानी वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस पर हम फंक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास मालूम था पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख दिया गया। तो पावर इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं P=VI, ठीक है। तो सिंपली इसको लिख दिए, ठीक है, P=VI। तो हमारा पावर कितना था 220, और जो एम्पियर करंट चल रहा था वो 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब हो गया कितना 220 पावर और 5 एम्पियर करंट, दोनों मिल करके हो गया कितना 220 वाट, ठीक है। तो 220 वाट पावर निकला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100 वाट। अगर किलो वाट आवर में बदलना है तो अगर किलो वाट आवर में बदलना है तो सिंपली क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.1 kWh, ठीक है। 1.1 kWh मतलब 1.1 यूनिट आया इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन, ठीक है। 1.1 यूनिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी खपत हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि हम तो चला भी रहे हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो इससे अब और आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना था, मतलब हीट निकालना था। तो हीट जितना प्रोड्यूस हुआ है वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक फार्मूला था VIT, ठीक है, VIT, या इससे भी हम निकाल सकते हैं P/T से भी, क्योंकि पावर VI होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं किया गया है, और हीटर भी जो है वही हीटर है जो शुरू में था, ठीक है। हीटर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम P/T का भी यूज कर सकते हैं। तो P/T या फिर VIT, तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस, I 5 एम्पियर करंट, और टाइम था 1 आवर, ठीक है। तो ये जो हमारा रिजल्ट देगा वाट आवर देगा, क्योंकि ये दोनों जब मिला 220 और 5 जब मिला तो हमको दिया ये वाट और 1 आवर, तो वाट आवर हो गया, ठीक है। तो वाट आवर तो छोटा यूनिट है, हमको कन्वर्ट करना होगा किलो वाट आवर, क्योंकि किलो वाट आवर का कॉस्ट लगता है, यूनिट का कॉस्ट लगता है। तो यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया गया तो 1.1 kWh भी आ गया, ठीक है। 1 घंटा में जो खपत हो रहा है वो 1.1 किलो वाट आवर ही खपत हो रहा है। तो अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कितना था 0.5 पैसे, ठीक है, सॉरी 50 पैसे। तो 50 पैसे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 55 पैसे, मतलब 1 घंटे का जो कॉस्ट होगा वो 55 पैसे होगा, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है ये बताना है। जबकि 96,000 कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, जबकि जो चार्ज चल रहा है वो 96,000 1 घंटे में चल रहा है, ठीक है। तो
तो हमारा Q मिल गया और टाइम मिल गया सिंपली। और उसके बाद कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो 50 वोल्ट दिया गया है। तो हीट निकालना है, तो हीट के लिए मेरे पास और भी फार्मूला है, VIT है, I²RT है, ठीक है। मतलब जो हीट वर्क का फार्मूला है वही हीट का फार्मूला है, ठीक है। बिकॉज वर्क जितना होगा उतना ही तो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालते हैं। तो मेरे पास चार्ज दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। तो चार्ज तो कूलाम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम 1 आवर दिया, इसको सेकंड में बदल लेंगे, 60 × 60, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 50 वोल्ट दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सिंपली लिख लिए। उसके बाद I = Q/T हम लोग फार्मूला से जानते हैं, ठीक है। तो I = Q/T, तो Q हो गया 96,000 और 3600 डिवाइड कर दिए, तो मेरा करंट जो आ गया वो आ गया 26.67 एम्पियर, ठीक है। इसको सोल्व करने पर मेरा करंट आ गया कितना, 26.67 एम्पियर। इसके अलावा हम और अगर आगे चलें तो I = V/R भी होता है, ठीक है। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस निकाल करके हम I²RT फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर VIT का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। I²RT का यूज कर लें या फिर VIT का यूज कर लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 26.67 एम्पियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 50 और रेजिस्टेंस मेरा R, ठीक है। ये तो दिया हुआ नहीं था तो R हम निकाल लिए। तो सोल्व किए तो मेरा R जो आ गया वो हो गया 26.67 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 26.67 बाई 50 सोल्व किए तो 1.87 ओम आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सब चीज़ निकल चुका है, I निकल चुका है, रेजिस्टेंस निकल चुका है, टाइम मेरा 3600 सेकेंड दिया हुआ है। तो I²RT, I कितना 26.67 अभी ऊपर निकाले हैं, ठीक है। करंट R अभी यहाँ पर दिया हुआ है 1.87, ठीक है। और टाइम 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सोल्व किए तो आ गया जूल में, ठीक है। जूल में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सब सारा क्या में हो चुका है, बेसिक यूनिट हो चुका है। तो जूल में आ गया ये एनर्जी। अगर किलो जूल में बदलना है तो किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर पूछा था किलो जूल में ही बताना था, तो किलो, तो इतना जूल आ गया। और ये जो जूल आया उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4788.4 किलो जूल, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, लेकिन इसके अलावा हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें सारा का सारा जो स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको कराएंगे। सारा का सारा जितना हम अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं, सारे फार्मूला का एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करके हम बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसको एक क्लास में हम करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जो हमारा थ्योरी चल रहा है, ठीक है, इस थ्योरी में कुछ और भी यूजेज हैं, ठीक है। जैसे पैरेलल कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है, उसका हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। हीटर है, ये सब सारा चीज़ें हैं, उस चीज़ का कहाँ हम यूज करते हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम इन सब टॉपिकों को अभी नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारा चीज़ जान चुके हैं। एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक नॉलेज है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये सब सारे चीज़ सीख लिए हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का जब हम इफेक्ट पढ़ लेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन आएगा और दोनों मिक्स होकर के जब चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन बताएंगे दोनों चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का भी और मैग्नेटिज्म का भी, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाकर के हमारा पूरा चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि हम पहले ही क्लास में बताए थे कि जब दोनों इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है तो वहाँ पर मैग्नेट भी चलेगा कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अब एक पार्ट और चलेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चलेंगे। थैंक यू।